इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम के क्या टाइप्स होते हैं वो पढ़ा था हमने। अभी हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें डिसइक्विलिब्रियम किस वजह से होता है, क्या क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। Any disequilibrium in balance of payments is the result of imbalance between receipt and payments। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम, कैसे होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रिसिप्ट और पेमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट और पेमेंट्स होते हैं जो वो इक्वल नहीं होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिसइक्विलिब्रियम। अब रिसिप्ट और पेमेंट्स किसका होता है? जब हम गुड्स एक्सपोर्ट्स करते हैं, जब हम गुड एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें रिसिप्ट मिलता है। जब हम इम्पोर्ट करते हैं उससे पेमेंट्स मिलता है। तो जब ये रिसिप्ट और पेमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो होता है डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि डिसइक्विलिब्रियम के किस वजह से होता है। अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ विच वी आर more concerned in is obviously the result of imports being more than exports। ठीक है, डेफिसिट कब होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। डेफिसिट कब होता है? जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। इंपोर्ट से क्या होता है, पेमेंट्स होते हैं, और एक्सपोर्ट से क्या होता है, रिसिप्ट होता है। तो इंपोर्ट जब ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, मतलब पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, रिसिप्ट कम हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डेफिसिट। मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री से पैसे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं कम। ठीक है, तो डेफिसिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट चला जाता है। इसलिए हम कुछ चीज़ें कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ कॉजेस हम लोग पढ़ेंगे जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम और डेफिसिट होता है। सरप्लस होता है तो वो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, बट अगर डेफिसिट होता है तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह निकालनी पड़ती है उसको सेटल करने के लिए, या फिर बोरो करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट हो गया तो। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट ज़्यादा हो गया है और रिसिप्ट कम है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अगर इम्पोर्ट्स में इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर इम्पोर्ट्स बढ़ जाता है, जैसे हमने देखा अभी अभी, अगर इम्पोर्ट्स बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर इम्पोर्ट्स बढ़ता है तो पेमेंट ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, रिसिप्ट आ नहीं रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब डेफिसिट हो जाती है। रिसिप्ट और पेमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। अगर दोनों साथ में बढ़ते तो इक्वल हो जाता, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो एसेंशियल गुड्स है, राइट, और सर्विसेज है, उसके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉरेन गुड्स हमें इंडिया में आ रही है, राइट। तो कंट्रीज विच डू नॉट हैव इनफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक फूड आइटम्स और रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल और द एसेंशियल कैपिटल इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट देम। ओके, बीइंग एसेंशियल आइटम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस देयर इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब बहुत ही क्लियर लाइन में लिखा है इन लोगों ने, क्या बोला है, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है, फूड आइटम्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एसेंशियल कैपिटल हो गए, इक्विपमेंट हो गए जो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ऐसी चीज़ों को इंपोर्ट करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या, एसेंशियल है, राइट, नेसेसिटी है ना मतलब ये ज़रूरी है, फूड आइटम्स वगैरह ये सब, क्रूड ऑयल ये सब ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इसे इंपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, राइट, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इकोनॉमिक में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। ओके, और सेकंड डिसइक्विलिब्रियम का कॉजेस क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, तो जब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है, जब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसे डेवलप करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से भी इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डेफिसिट आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, डेवलपिंग
which have embarked upon plant development programs required to import capital goods, raw materials, and highly skilled specialized manpower अनअवेलेबल और इन शॉर्ट सप्लाई एट होम, राइट। अब बहुत ही सिंपल है, अब इकोनॉमिक है और हमारे डेवलपिंग कंट्री है, उसको डेवलप करने के लिए ये सारे जो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल्स है, स्किल्ड लेबर है, मैन पावर है, जो अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में, तो उसे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? पर्पस क्या है? क्योंकि डेवलपमेंट करना है कंट्री का, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, प्लानिंग है, उसको डेवलप करने के लिए, राइट, उसको अचीव करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। Since development is a continuous process, imports of these items continue for a long time, landing these countries in balance of payment deficit, राइट। बहुत सिंपल लाइन है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में इंपोर्ट कर लिया हमने तो सारा डेवलपमेंट हो गया, नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, राइट, उसके लिए, और ये कॉन्टिन्यूस नेचर में अब लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, राइट। तो इस तरह जो इम्पोर्ट होता है गुड्स का वो भी करना पड़ता है, राइट, कॉन्टिन्यूस नेचर होता है। तो इस तरह ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता रहता है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। ये थर्ड रीज़न हुआ डिसइक्विलिब्रियम का बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अभी थर्ड पढ़ेंगे हम। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये बहुत कॉमन है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है कि वो सारे नेसेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए उसे फैसिलिटी देने के लिए पॉपुलेशन को गुड्स इम्पोर्ट्स करने ही पड़ते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कॉजेस है डिसइक्विलिब्रियम का बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, मोस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन populations, and in some like India and China the population is not only larger but continues to increase, right. To meet their needs imports become essential, and the क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स में इंक्रीज एज ए पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल ये कंसेप्ट है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इम्पोर्ट्स भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उनकी नीड्स भी बढ़ रही है, एसेंशियल गुड्स को उनको फुलफिल कराना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो क्या लिखा है, इंडिया और चाइना, राइट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉपुलेशन को जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उसको हमें इंपोर्ट्स करना ही पड़ता है, राइट। पॉपुलेशन इज़ नॉट ओनली लार्ज बट कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्टिन्यूस टू इंक्रीज, राइट। अब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही है, राइट, वो बढ़ती जा रही है, कॉन्टिन्यूस टू इंक्रीज है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के लिए पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर आगे नहीं बढ़ने वाली, ऐसा होता नहीं, राइट। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और जितना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना इम्पोर्ट्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जा रहा है, डेफिसिट आ जा रहा है, राइट। और उस डेफिसिट की वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, राइट। अभी हम फोर्थ पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, शो ऑफ, राइट। अब जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनको दिखाना, थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, फॉरेनर के प्रोडक्ट यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी होने की वजह से भी फॉरेनर जो होते हैं, राइट, उनकी कॉपी करना, उनके गुड्स की कॉपी करना, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स बढ़ता है हमारी कंट्री में। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ेंगे अभी हम। एन इंक्रीज इन इनकम coupled with with awareness of higher living standard of foreigners induce people at home to imitate the foreigners, ठीक है। बहुत सिंपल लाइन है कि अभी ज़्यादा इनकम बढ़ने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, जो फॉरेनर है, राइट। तो फॉरेनर की कॉपी करना, फॉरेनर जैसा प्रोडक्ट यूज़ करना, राइट, उनके जैसा रहना, उनके जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारी चीज़ें अगर लोग चाहते हैं, राइट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे गुड्स का, राइट। और जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री में उतना ज़्यादा पेमेंट्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, राइट। सच बिहेवियर इज termed international demonstration effect, right. When people become victim of the demonstrations effect, they propensity to import इंक्रीज, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उनका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इंटरनेशनल जो है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
रहने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने का, और कुछ नए नए मॉडर्न तरीके से रहने का, राइट। अगर ये सारी चीज़ें जो बढ़ जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अभी अभी ये सारे जो पॉइंट्स हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, वो किसके थे, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, ठीक है। जब इम्पोर्ट जो होता है हमारा वो इंक्रीज होता है, तो ये सारी चीज़ें की वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड हेड पॉइंट पढ़ेंगे, लो और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, लो एंड डिक्लाइन एक्सपोर्ट। तो सीधी सी बात है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, हमने देखा अभी अभी कि किस किस वजह से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की वजह से, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, राइट, ये सारी चीज़ों की एसेंशियल गुड्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो सिंपल है कि एक्सपोर्ट कम ही होगा, राइट। इंपोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। अब हम रीज़न पढ़ेंगे कुछ कि एक्सपोर्ट्स किस वजह से कम हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, राइट। तो क्या है, फर्स्ट, लो और डिक्लाइन इन exports. Disequilibrium is also caused by slow increase or at times decrease in exports, ठीक है। क्या होता है कि डिसइक्विलिब्रियम और भी होता है। फर्स्ट रीज़न क्या है, जब इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है तो भी डिसइक्विलिब्रियम होता है कि सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट। अब जब एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो भी होता है, राइट। दोनों दोनों का मतलब सेम ही होता है। द रीजन फॉर दिस आर, अभी हम रीज़न पढ़ेंगे कि किस वजह से एक्सपोर्ट कम होता है। फर्स्ट क्या है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंस लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट, देन द एक्सपोर्ट में नॉट इंक्रीज, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंस लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या बोला है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, राइट, उस कंट्री में अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो भी एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, वहाँ के लोग लेंगे नहीं प्रोडक्ट, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसकी वजह से भी एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। Most of the poor countries find that their primary goods exports have a very low income elasticity of demand, ठीक है। तो बोला है कि बहुत सारी ऐसे पुअर कंट्रीज हैं जो ऐसा देखती हैं कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, ठीक है, जो प्राइमरी गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, राइट, उनके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो डिमांड है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है, राइट, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स, उस कंट्री में अगर उस प्रोडक्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, मतलब उसी तरह के कुछ नए प्रोडक्ट डिस्कवरी हो जाते हैं उस कंट्री में, तो भी एक्सपोर्ट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब उनकी कंट्री में डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया है, राइट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल चुके हैं, तो वो हमसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो भी एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एंड द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट रिजल्ट इन फाइंडिंग आउट न्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो गया है, जिसकी वजह से न्यू सब्स्टिट्यूट ढूंढना काफ़ी ज़्यादा सिंपल ईजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक फॉर रबर, ठीक है। अब प्लास्टिक फॉर रबर, जो प्लास्टिक यूज़ करते थे, अगर प्लास्टिक कोई एक्सपोर्ट करता था तो उस पर्टिकुलर कंट्री में रबर आ गया है, तो फिर इसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर फॉर कॉटन, राइट। अब ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो कॉटन में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। अब जो सिंथेटिक जो कपड़े एक्सपोर्ट होते थे, अब वहाँ पे अगर कॉटन की डिस्कवरी हो गई, सब कॉटन पहनेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के सोर्स भी अलग अलग हो गए हैं, सोलर एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑल्सो रिड्यूस द रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट और कंटेंट, दस रिड्यूस द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिना रॉ मटेरियल्स के ही वो लोग क्या करते हैं, रॉ गुड्स बना ले रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों की अगर डिमांड कम हो जा रही है दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में, राइट, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। थर्ड, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। अब प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, प्रोटेक्शनिस्ट मतलब क्या होता है, जब ऐसी कोई कंट्री होती है जो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी
अप्लाई करती है, ठीक है। मतलब वो प्रोटेक्शन रहता है कि वो कितने लिमिट में एक्सपोर्ट करेगी, कितने लिमिट में इंपोर्ट करेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भी एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है, जिसे हम प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। दो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री advocate a free trade, they do not actually follow it in practice, ठीक है। as the case with the USA under the president Donald Trump, taking advantage of the existing international trade rules and the regulations, they impose many restrictions, mainly non tariff barriers, ठीक है, and on their imports। तो बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्री है जो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं, राइट। फ्री रखती हैं, फ्री ट्रेड रखती हैं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, कितने भी एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं गुड्स, कितने भी इंपोर्ट हो सकते हैं गुड्स उस पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी कंट्री से, राइट। तो वो फ्री ट्रेड होता है। बट अगर प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी आ जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं उस पर बहुत सारे आइटम्स पे क्या लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। इतने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने, इतने प्रोडक्ट नहीं करने, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दूसरी कंट्री पे असर पड़ता है इसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो क्या यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प का। उन्होंने बहुत सारे गुड्स पर क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, बैरियर्स लगाए थे, राइट, देयर इंपोर्ट्स पे, जो भी इंपोर्ट्स वो ले रहे थे, राइट। non-tariff barriers which may be take the form of a place of origin, quality requirement, social dumping etc, right, restrict the export of developing country, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्सपोर्ट कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उसका एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों इंपोर्ट्स वगैरह पे रिस्ट्रिक्शन लगता है, ताकि डंपिंग ना हो, ठीक है। डंपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते में बेचती है ताकि वो पूरी मार्केट को क्या कर सके, डंप कर सके, मतलब कैप्चर कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बहुत बहुत ऐसी कंट्री है जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है अपनी कंट्री को लेके, राइट, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री पे क्या होता है, असर पड़ता है इसका, और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, राइट। अभी थर्ड हेड पॉइंट पढ़ेंगे हम। थर्ड है साइक्लिकल ट्रांसमिशन, बिजनेस साइकिल इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन। अब क्या बताया, अब साइक्लिकल की बात किया है तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है जो भी, राइट, उसमें रिसेशन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी बूम्स की सिचुएशन, अगर ऐसे फेजेस आते हैं तो भी एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। बिजनेस साइकिल अफेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जो बिजनेस साइकिल होते हैं किसी भी इकोनॉमिक का, किसी भी इकोनॉमिक का जो बिजनेस साइकिल होता है वो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे इफेक्ट आता है उसका, राइट। रिसेशन और डिप्रेशन इन वन और मोर डेवलप्ड कंट्रीज में अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एज वाज द केस ड्यूरिंग द 1930 डिप्रेशन, ठीक है। अब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, राइट, जो हमने इसके लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। 1930s में क्या ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री पे इसका असर पड़ता है। अगर यूएसए पे रिसेशन और डिप्रेशन आएगा, राइट, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, तो उसका असर बहुत सारी कंट्री पे, जो रेस्ट ऑफ कंट्री है सब पे असर पड़ता है उसका, ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर होता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाती है। तो वहाँ पे यही लिखा है, कंट्रीज में अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वाज द केस ड्यूरिंग द 1930s डिप्रेशन। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, लो इनकम। अब क्या होता है कि रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो लोगों के पास इनकम क्या होती है, लो होती है, क्योंकि जॉब ही नहीं होती है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लोग, और इनकम नहीं होती। अगर इनकम नहीं है तो डिमांड भी नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक नहीं आगे जाती है, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है फिर, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है वन कंट्री टू अनदर। क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में करते हैं, राइट। अगर रिसेशन और डिप्रेशन किसी एक कंट्री में होता है तो उसका असर डेफिनेटली दूसरे कंट्री पे पड़ता है, राइट। ये होता है। द 2007 और 9 फाइनेंशियल क्राइसिस अफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज। तो 2007 और 9 में क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, राइट, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और उसमें क्या होता है कि डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री का
डेफिसिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, राइट। तो ये थर्ड एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। फोर्थ है capital flight. Okay, when restrictions on the movement of capital are reduced or eliminated, ठीक है, there is tendency among those who possesses money capital to transfer it to those country which yield higher return. ठीक है, क्या होता है जब किसी कंट्री में जो रिस्ट्रिक्शन होता है कैपिटल का, कि मतलब आप दूसरे कंट्री में कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ये सारे रिस्ट्रिक्शन अगर हट जाते हैं, राइट, फ्रीडम मिल जाती है, फ्री हो जाते हैं, राइट, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो दूसरी कंट्री, मतलब जो कंट्री उनको हायर रिटर्न देती है, अपने कंट्री के सारे कैपिटल वो लोग क्या करते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हायर रिटर्न देती है वो कंट्री, राइट। तो इसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पैसे दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट हो रहे हैं। If economic and the political troubles are sensed, then capital is the first to run away from that country. ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी अगर जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट, अगर इंडिया में इंडिया के मार्केट में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बट हमारे इंडिया में अगर पॉलिटिकल ट्रबल्स आ गया, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे पैसे वो लोग क्या करते हैं वापस ले लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो लोग क्या करते हैं वापस ले लेते हैं। तो इसका असर सीधा कंट्री पे पड़ता है, इकोनॉमिक पे पड़ता है। ठीक है, तो ये बात लिखिए यहाँ पे। Speculations in the foreign exchange market may also result in capital flight, as witnessed during 1990s in some Southeast Asian countries. तो अभी एक एग्जांपल दिया है कि जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज से 1990s में भी ऐसा केस हुआ था, जिसमें सारे ऐसे फाइनेंशियल मतलब पॉलिटिकल ट्रबल्स हो गए थे, जिसकी वजह से सारे के सारे जो कैपिटल इन्वेस्ट किए गए थे उस पर्टिकुलर कंट्री में सारे के सारे निकाल लिए गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या तो फॉरेन कंट्री हो या फिर हमारी डोमेस्टिक कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री में अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है तो सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट हुए रहते हैं FDI वगैरह, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉस नहीं बेयर करना चाहता है, राइट। तो ये कैपिटल फ्लाइट है, ये होती है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा गुड्स बढ़ते हैं, राइट। तो ये इकोनॉमिक की बात होती है। और अगर इन्वेस्टमेंट हट जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो प्रोडक्शन होगा नहीं, फिर एक्सपोर्ट क्या नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, तो वही असर किस पे पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है। फिफ्थ क्या है, स्ट्रक्चरल adjustment. Many countries, especially those which were subject to more control by the government or the central authority, have recent years been undergoing structural changes. Okay, their economics are being liberalized. Private sectors have been given more freedom and the responsibilities. Okay. As a result, investment income and other macro variable have been changing, resulting in changing in both the export and imports. More often imports in the initial phase. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जिस कंट्री में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ओके, और देयर इकोनॉमिक्स आर बिंग लिबरलाइज, और इकोनॉमिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा लिबरलाइज होती है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होते हैं, राइट, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, इम्पोर्ट्स जो होता है ना गुड्स का, वो ज़्यादा हो जाता है, राइट, इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, असर पड़ता है। सिक्स्थ वन क्या है, ग्लोबलाइजेशन. द वर्ल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैज़ बीन undergoing a change under the World Trade Organization. There has been a more liberal and open atmosphere for the international movement of the goods and services and the capital for investment. ठीक है, WTO की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम और लिबरल इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एक दूसरे कंट्री में किया जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है. Competition has been increased due to the globalizations of the international economic relation. अब बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो चुका है, एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी वो लिबरल हो चुका है, जिसकी वजह से ईजिली इंटरनेशनल ट्रेड हो जा रहा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है फ्रीली, राइट, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि सारी कंट्री चाहेगी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे प्रोडक्ट सब लोग खरीदें, सारी कंट्री खरीदे, राइट। द
emerging new global economic order has brought in certain problem for some countries which have result in the balance of payment disequilibrium, right? इस कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिसइक्विलिब्रियम का असर पड़ रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे ज़्यादा गुड्स कंपटीशन के चक्कर में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑल्सो अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेनी इकोनॉमिक्स, राइट। अब ये जो करंटली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है। क्यों? कभी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस होंगे, कभी आइटम्स में चेंजेस होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है, जो भी जिस कंट्री के फेवर में ना हो तो उस कंट्री पे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है और डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो ये सारी हम लोगों ने अभी कॉजेस पढ़े बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच।